ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। दोस्तों सितंबर के महीने का WPI का इन्फ्लेशन रेट आ चुका है। WPI क्या चीज है? WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइसेस उन प्रोडक्ट्स के लिए होती हैं जो होलसेल में खरीदे और बेचे जाते हैं। होलसेल प्राइसेस में बिकने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस का एक इंडेक्स, एक लिस्ट बनाई जाती है और उनके ओवरऑल एक कैलकुलेशंस करके ये कैलकुलेट किया जाता है कि वो महंगे हुए हैं या सस्ते हुए हैं। तो इसी महंगाई में बढ़त या कमी को कैलकुलेट करने के बाद एक इन्फ्लेशन रेट जारी किया जाता है। फिलहाल ये इन्फ्लेशन सितंबर के महीने के लिए -0.26% आ चुका है। अगर हम पिछले महीने के इसी इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों तो अगस्त के महीने में ये इन्फ्लेशन -0.52% था। तो कहीं न कहीं हमें बढ़त देखने को मिल रही है महंगाई में। अगर हम बात करें कोर इन्फ्लेशन की तो अगस्त के महीने में कोर इन्फ्लेशन -2.2% था, जो कि अब बढ़ चुका है, यानी महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है। फिलहाल ये -1.4% पर स्टैंड कर रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें कि किस प्रोडक्ट पे किस तरह का असर पड़ रहा है इस महंगाई का या फिर जो भी इन्फ्लेशन रेट में बदलाव हुए हैं, तो फिलहाल हम देख सकते हैं दोस्तों कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में जो इन्फ्लेशन था वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बढ़ चुका है। पिछले महीने यानी अगस्त के महीने में ये इन्फ्लेशन था -2.37% का, जो कि अब बढ़ करके -1.34% हो चुका है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो सब्जियां थी उनकी इन्फ्लेशन में कहीं न कहीं काफी कमी आई है। सब्जियां बहुत सस्ती हो चुकी हैं। अगस्त के महीने में इन्फ्लेशन रेट 48.39% था, बहुत ही ज्यादा महंगाई हुई थी, जो कि अब घट के 15% माइनस में आ चुका है। यानी सब्जियां काफी हद तक सस्ती हो चुकी हैं। फिलहाल हाउस होल्ड्स को इससे काफी राहत होने की उम्मीद है। अगर हम बात करें नॉन वेज की दोस्तों तो नॉन वेज में एग, मीट और फिश के इन्फ्लेशन रेट में भी हमें कहीं न कहीं थोड़ी सी बहुत माइन्यूट सी बढ़त देखने को मिल रही है। अगस्त में ये -2.98% था, जो कि थोड़ा-सा अब बढ़ करके -2.86% हो चुका है। साथ ही साथ हम अगर दोस्तों प्याज के इन्फ्लेशन को देखेंगे तो अगस्त में प्याज का इन्फ्लेशन रेट 31.42% था, जो कि अब बढ़ करके 55% हो चुका है। यानी प्याज भी काफी महंगा हो चुका है। सिर्फ नॉनवेज नहीं बल्कि प्याज भी साथ में महंगा हो चुका है। अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर्स की तो हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स में यानी प्राइमरी आर्टिकल्स को अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं न कहीं इन्फ्लेशन में कमी दिखाई दे रही है। 6.34% का ये अगस्त में था इन्फ्लेशन प्राइमरी आर्टिकल्स का, जो कि अब घट करके 3.70% हो चुका है। साथ ही साथ हम आलू के इन्फ्लेशन को भी देखेंगे तो आलू में -24.02% का इन्फ्लेशन अगस्त के महीने में था, जो कि अब और कम हो चुका है। इसका महंगाई और कम हो चुकी है और ये हो गया है अब -25.24% का। तो इस तरह हम देख सकते हैं दोस्तों कि घरेलू सामानों और आलू की कीमत में भी कहीं न कहीं कमी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें फ्यूल और पावर की तो फ्यूल और पावर में भी दोस्तों देख सकते हैं कि पिछले महीने यानी अगस्त में -6.03% का इन्फ्लेशन था, जो कि अब और बढ़ चुका है। अब ये हो गया है -3.35% और फूड के इन्फ्लेशन में काफी हद तक हमें कमी देखने को मिल रही है। यानी कि जो खाद्य सामग्री थी साथ ही साथ उसके साथ पके हुए खाने में भी कहीं न कहीं जो फूड रेस्टोरेंट्स का जो बिजनेस है उसमें भी कहीं न कहीं इन्फ्लेशन में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त के महीने में ये इन्फ्लेशन था 5.62% का, जो कि अब घट करके 1.54% हो चुका है। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि क्या इन्फ्लेशन की कमी या बढ़त का असर पड़ रहा है तो नॉनवेज, प्याज और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और पावर और फ्यूल में कहीं न कहीं महंगाई बढ़ी है, जबकि हाउस होल्ड आर्टिकल्स और पोटैटो यानी कि आलू और फूड में और साथ ही साथ सब्जियों में इन्फ्लेशन घटा है। अगली खबर में दोस्तों एमसीएक्स ने कमोडिटीज की ट्रेडिंग अपने नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दी है, जिसके लिए ब्रोकर्स ने ऐसा कहा है कि वहां पे ट्रेडिंग में कोई भी ग्लिचेस फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल स्मूथ हो रही है। अगली खबर में दोस्तों ताइवान की एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम एसर है। ये भारत में अपने लैपटॉप्स पहले से बेचती थी। फिलहाल ये भारत के बाजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर के आ चुके हैं। इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत के बाजार में लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत अभी 99,999 यानी तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार में अपनी जगह बना पाता है कि नहीं। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की। फेडरल बैंक के क्वार्टर 2 के अर्निंग्स की रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों। फिलहाल एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करते हुए हम उनके डेटा को देख सकते हैं। सीएनबीसी टीवी 18 के पोल के अनुसार 835 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी उनकी इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में जो प्रॉफिट्स हैं उनके लिए, जिसको बीट करते हुए 954 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने करके दिखाया हुआ है, जो कि 14.2% की बढ़त के साथ है अगर हम कंपेयर करें एक्सपेक्टेशंस के साथ। साथ ही साथ अगर हम देखें कि नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की क्या एक्सपेक्टेड थी तो एक्सपेक्टेड थी 2002 करोड़ रुपए की नेट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, जो कि बढ़ी हुई आई हुई है। यानी कि एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने बीट किया है। 2056 करोड़ रुपए इसने नेट इंटरेस्ट इनकम्स कमाई है 2.7% की बढ़त के साथ।
अगर बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए की दोस्तों, तो फेडरल बैंक के क्वार्टर 2 में हम क्वार्टर 1 के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका असेसमेंट करते हैं। फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 4 यानी कि चौथे क्वार्टर से कंपैरिजन करता हुआ एक डेटा हमारे पास है। इस डेटा के अनुसार दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 4 में जो ग्रॉस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो थे 4,434.8 करोड़ रुपए के, जिसमें 1 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़त हमें फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 1 में देखने को मिल रही है, जो अब हो गए हैं 4,436.1 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की दोस्तों, तो फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 4 में यानी कि लास्ट क्वार्टर में ये थे 1,274.6 करोड़ रुपए के, जिसमें काफी हद तक रिकवरी करते हुए कंपनी ने क्वार्टर 1 में फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 1 में 1,229.8 करोड़ रुपए ही तक इसको ले आए हैं, इसको घटा करके। अगर हम इसके इंप्रूवमेंट के रेट को देखें दोस्तों, तो 3.5% से नेट एनपीए में कमी हमें आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक बड़ा अच्छा संकेत है। अगर हम ग्रॉस एनपीए में आती हुई कमी की बात करें दोस्तों, तो ये 2.939% से घट के 2.26% हो गया, यानी कि 0.13% की थोड़ी बहुत कमी हमें ग्रॉस एनपीए में भी देखने को मिल रही है। नेट एनपीए में भी दोस्तों 0.05% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में लगातार कमी आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत होता है दोस्तों किसी भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर के लिए। अगर हम बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो फिलहाल एक साल में अगर हम देखें तो ये सिर्फ 12.65% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे पाया है। उस हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक तो ये नहीं लग रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे हैं। हम इसको देख सकते हैं कि एक स्टेबल ग्रोथ इस स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो फिलहाल अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो थोड़ी सी हमें पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को आई है, उसको देख करके कहीं ना कहीं एक छोटी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए फिलहाल ये स्टॉक सेफ तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें दोस्तों, तो एक महीने में क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है, फिर भी ये स्टॉक हमें एक सस्टेन करता हुआ 1% के आसपास की ग्रोथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक हफ्ते में इस स्टॉक में हमें 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। अगर हम पिछले एक दिन की बात करें दोस्तों, तो पिछले एक दिन में स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, यानी कि आज के दिन ये अच्छी रिपोर्ट आने के बावजूद जैसे ही रिजल्ट आते हैं कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट आई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को जो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पसंद नहीं आए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अक्टूबर के महीने में हमें कई सारी कंपनीज के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं क्वार्टर 2 के। इसी कड़ी में दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि सितंबर के क्वार्टर में यानी जून से सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यूज में 3,864 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि इसी के ठीक पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च से जून क्वार्टर में कंपनी ने 3,672 करोड़ रुपए के ही रेवेन्यूज कमाए थे, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि 5.22% की बढ़त फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसी साल पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें, तो कंपनी ने 45% की बढ़त दिखाई है, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यूज थे वो 2,661 करोड़ रुपए के आसपास थे। टैक्सेस से पहले की प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, तो 935 करोड़ रुपए के टैक्सेस की रेवेन्यूज टैक्सेस से पहले कंपनी ने कमाए हैं, जो कि इसके ठीक पिछले क्वार्टर में 1,087 करोड़ रुपए का था, यानी कि हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 13% के आसपास, 14% के आसपास ये डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें तो। लेकिन अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात करें तो 882 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने कमाया था, और इसमें हमें 5.97 यानी तकरीबन 6% की बढ़त देखने को मिल रही है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट्स की दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट्स में कंपनी ने 919 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट लगभग कमाया है फिलहाल इस क्वार्टर में, जो कि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो 882 करोड़ रुपए था पिछले क्वार्टर में, जिसमें हमें 4.22% की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर से इस प्रॉफिट को कंपेयर करें दोस्तों, तो पिछले साल 535 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था, जो कि 71.78% से फिलहाल बढ़ चुका है। तो बहुत ही जबरदस्त बढ़त हमें पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखने को मिल रही है। 71% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट्स में, और 45% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है रेवेन्यूज में दोस्तों। तो ये ठीक ठाक बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं कि रिजल्ट देखने को मिल रहा है अगर प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज को देखा जाए तो। साथ ही साथ चलिए दोस्तों, बैंक का क्योंकि स्टॉक है तो एनपीए के बगैर इसका एनालिसिस अधूरा ही रहता है। तो ग्रॉस एनपीए को अगर हम देखें दोस्तों, तो इनका इस क्वार्टर का ग्रॉस एनपीए रहा है 4,016 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले क्वार्टर में ठीक पिछले क्वार्टर में 4,006 करोड़ रुपए का ही था। तो कहीं ना कहीं एनपीए में हमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है। लेकिन अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर के एनपीए से तुलना करें दोस्तों, तो 20% के आसपास एनपीए में कमी आई है। तो ये एक अच्छा संकेत है, जो कि कंपनी के जो नेट
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके कम हो जाने से कंपनी के पास जो वर्किंग एसेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें साथ ही साथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं दोस्तों, ये वो पैसा होता है जो बैंक ने किसी को लोन तो दिया हुआ है लेकिन वो उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। किन्हीं वजहों से बहुत से ऐसे लोन लेने वाले पार्टीज होती हैं जो अपना लोन रीपे नहीं कर पाती हैं। अगर हम बात करें नेट एनपीए की दोस्तों, तो नेट एनपीए में हम देख सकते हैं कि 410 करोड़ रुपए का नेट एनपीए कंपनी का है, जो कि ठीक पिछले क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से जून के क्वार्टर में 413 करोड़ रुपए था, यानी कि हमें इस जगह भी एनपीए में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 0.2% की। अगर हम बात करें पिछले साल के इसी क्वार्टर से, तो 986 करोड़ रुपए का नेट एनपीए था, जिसमें हम देख सकते हैं कि 58% के आसपास की कमी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा संकेत, एक पॉजिटिव संकेत, यानी लगभग 60% इनका एनपीए कम हो चुका है दोस्तों। तो अगर साथ ही साथ हम ये देखें कि ग्रॉस एनपीए में जो परसेंटेज की जो है, जो इनके टोटल एसेट्स हैं उसमें से कितना परसेंट जो ग्रॉस एनपीए है वो चल रहा है फिलहाल, तो हम देख सकते हैं कि पिछले साल सितंबर 22 में अगर ये एनपीए को देखा जाए तो 3.4% था, जो कि धीरे धीरे घटते घटते 3% होता है, फिर 2.5% होता है, फिर 2.25% और अब फिलहाल 2.19% के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए। तो हम लगातार ग्रॉस एनपीए के परसेंटेज को भी घटता हुआ देख सकते हैं। ओवरऑल हर तरफ से हमें पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही है स्टॉक में। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कंपनी के स्टॉक में क्या असर पड़ा इस रिपोर्ट के आने के बाद। तो हम देख सकते हैं कि एक दिन में कंपनी के स्टॉक ने लगभग 1.39% की बढ़त करके दिखाई है दोस्तों। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी के स्टॉक ने एक महीने में 1.45% की गिरावट दिखाई, जबकि पिछले 5 दिनों में भी हम देख सकते हैं कि कंपनी में बढ़त ही देखने को मिली है। 2.93% की बढ़त कंपनी में पिछले 5 दिनों में देखने को मिली है। 1 ईयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें दोस्तों, तो फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ी-सी कंसोलिडेशन ज़ोन का कुछ हिसाब किताब लग रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ से एक ब्रेकआउट आ पाएगा इस रिजल्ट के आने के बाद या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। दोस्तों, ट्रेडिंग भारत के वीडियोस देखने के बाद अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस की जिम्मेदारी ट्रेडिंग भारत की नहीं होगी। अपने किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था।